हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों हमारी एमसीक्यू क्लास में, जहां पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं जेएआईबी एमसीक्यू सीरीज के साथ। सो दोस्तों, मॉड्यूल सी क्लास नंबर 4 आज डिस्कस करेंगे। पेपर 2 है पीपीबी। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो टेक्निकल वाले ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मॉड्यूल सी पूरा हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉड्यूल है। दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम JAIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ, या क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने पीपीबी से रिलेटेड डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी डाउट्स को आप यूज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो। आज की क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? संजय, एन अकाउंटेंट इन अ प्राइवेट फर्म, रिसीव एन ईमेल परपोर्टेडली फ्रॉम हिज बैंक। तो संजय एक अकाउंटेंट है प्राइवेट फर्म में, और उनको एक ईमेल मिला जो उनको उनकी बैंक की तरह लग रहा है। रिक्वेस्टिंग हिम टू अपडेट हिज अकाउंट डिटेल टू कीप हिज अकाउंट सिक्योर। और उस मेल पे क्या रिक्वेस्ट की गई है कि आप अपनी अकाउंट डिटेल को अपडेट कर दीजिए, जिससे आपका अकाउंट सिक्योर हो जाए। द ईमेल लुक्स लिजिटिमेट, यानी वो ईमेल लीगल लग रही है। कंप्लीट विद द बैंक्स लोगो एंड क्या लिखा, सीमिंगली ऑथेंटिक कस्टमर सर्विस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। तो उस पे बैंक का लोगो भी लगा है, ऑथेंटिक कस्टमर सर्विस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी दी गई है। ही क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड एंड अपडेट हिज डिटेल शॉर्टली आफ्टर। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? 30,000 इज विड्रॉन फ्रॉम हिज अकाउंट। उनके अकाउंट से 30,000 रुपए कट गए। संजय रिपोर्ट हिज दिस इन टू हिज बैंक। संजय ने इसकी रिपोर्ट अपने बैंक में की। वॉट वुड यू से अबाउट द मोडस ऑपरेंडी यूज फॉर फ्रॉड? तो इस फ्रॉड को करने के लिए कौन सा ऑपरेशन ऑफ मॉन्डी, क्या लिखा, क्या लिखा, मोडस ऑफ ऑपरेंडी को यूज किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो देखो, जब हम डिनाइल ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो DDoS, डिनाइल ऑफ सर्विस की बात करते हैं, तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि आपके नेटवर्क पर या सर्वर पर क्या किया जाता है? एक्स्ट्रा एक्सेस ट्रैफिक को क्या किया जाता? ट्रैफिक को फ्लड कर दिया जाता, जिससे आपका सर्वर या नेटवर्क आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर देता। ठीक, सर्वर एरर आ जाता है। तो यहां तो ऐसा कुछ है नहीं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग। ये फिशिंग का एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है फिशिंग का एग्जाम्पल, आगे और पढ़ेंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, नहीं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंसमवेयर अटैक, तो ना तो रैंसमवेयर है ना एसक्यूएल है, ये फिशिंग अटैक है। मैंने आपको पढ़ाया है कि जब हम फिशिंग अटैक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों? फिशिंग अटैक की। तो फिशिंग अटैक में क्या होता है? फिशिंग अटैक में क्या होता है? फिशिंग अटैक में क्या होता है? फिशिंग अटैक में आपको एक ईमेल भेजा जाता है और आपको ट्रिक किया जाता है, यानी यूजर को ट्रिक किया जाता है। किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू। ईमेल पे कोई लिंक भेज के ट्रिक किया जाता है, जिससे कि आपकी जो गोपनीय या जो सिक्योर इंफॉर्मेशन है वो अटैकर या हैकर ले लेता है और उसका दुरुपयोग करता है ना, अपने फाइनेंशियल गेन के लिए या किसी और गेन के लिए। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग अटैक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी। यहां पे बिल्कुल आंसर सरल है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग अटैक। देखो, द मोडस ऑपरेंडी यूज फॉर द फ्रॉड इन केस ऑफ नोन एज द फिशिंग अटैक। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ अटैक अटैकर poses a trusted entity to deceive the victim into sharing sensitive information such as लॉग इन क्रेडेंशियल और अकाउंट डिटेल। तो इस प्रकार से वो लॉग इन क्रेडेंशियल और अकाउंट डिटेल को क्या ले लेता है? जो कि आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं विक्टिम की, वो शेयर कर लेता है। ठीक है, डिसीव कर लेता है। ठीक, और इसके लिए वो क्या करता है? आपको एक ईमेल भेजेगा, ईमेल के ऊपर आपको क्या देगा? एक लिंक दे देगा जो आपको लिजिटिमेट सोर्स की तरह ही लगेगा और आप उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, दूसरा आता है ऑप्शन ए, जो आपको डिनाइल ऑफ सर्विसेज है ना। अटैक इन्वॉल्व ओवरवेलिंग द नेटवर्क और वेबसाइट विद ट्रैफिक टू मेक इट अनअवेलेबल। तो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपके नेटवर्क और वेबसाइट पे वो भेज देगा, जिससे कि वो वेबसाइट काम करना बंद कर देती है। वहीं पे एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करें तो इन्वॉल्व इंसर्टिंग मेलिशियस एसक्यूएल क्वेरी इनटू इनपुट फील्ड फॉर एग्जीक्यूशन, है ना। तो आपके सभी ऑप्शन गलत हैं, आपका सही ऑप्शन आपका बी है, फिशिंग अटैक इज द करेक्ट आंसर। ठीक,
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट नंबर 1, एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ टाइप ऑफ अटैक दैट एक्सप्लॉइट वर्नेबिलिटीज इन वेब एप्लीकेशन टू एक्सेस डेटाबेस। बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होता है वो डेटाबेस के लिए होता है और वहां पे आपके डेटाबेस का एक्सेस वो लेने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज करता है। सेकंड, मैन इन द मिडिल, MMITM। सो मैन इन द मिडिल की अगर हम बात करें तो ये भी अटैक है, इज द टाइप ऑफ थ्रेट दैट इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पार्टीज टू स्टील इंफॉर्मेशन। यानी अगर मान लीजिए कोई यूजर है जो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है और वो सर्वर से कनेक्ट है, ठीक है, तो वो क्या करता है, मैन इन द मिडिल, वो यहां पे इनके बीच में आके बैठ जाएगा और वो कहीं ना कहीं ऑपरेट करने लगेगा इनके बीच में, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा, अब वो कम्युनिकेशन इसके थ्रू जाएगा, ठीक। तो जैसे ये जो भी इंफॉर्मेशन ये भेजना चाहे वो इनको यूजर को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है, क्रॉस साइट स्क्रिप्ट इज अ टाइप ऑफ अटैक दैट इंजेक्ट मिलिशियस स्क्रिप्ट इनटू द वेब पेज टू स्टील डेटा। तो यहां पे तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, सो ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहां पे सभी स्टेटमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। सभी स्टेटमेंट जो आपको दिए गए हैं वो क्या है, ट्रू है, ठीक है दोस्तों। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, SQL injection is a type of attack that exploits vulnerabilities in web application to access database and steal data। तो वो क्या करता है SQL इंजेक्शन में, एक्सप्लॉइट कर देता है वर्नेबिलिटीज को आपकी वेब एप्लीकेशन में, जिससे कि आपका डेटाबेस से डेटा को एक्सेस किया जा सके और चुराया जा सके। MITM, मैन इन द मिडिल की बात करें तो ये भी एक प्रकार का थ्रेट है जो इंटरसेप्ट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, और इससे वो क्या करता है, स्टील कर लेता है इंफॉर्मेशन, यानी चुरा लेता है। पजेसिंग एज अ लेजिटिमेट एंटिटी, और वो कैसा दिखेगा आपको कि लीगल एंटिटी है। फिर XSS इज द टाइप ऑफ अटैक दैट इंजेक्ट मिलिशियस स्क्रिप्ट इनटू द वेब पेज टू स्टील डेटा एंड गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, ठीक। तो ये आपके तीनों के फुल एग्जाम्पल हो गए। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कहता है, द गोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन द बैंक इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। गुड। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी इंक्लूड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल मेजर्स टू सेफगार्ड इंफॉर्मेशन। और स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है, इंक्रिप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्निकल मेजर यूज टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपका पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है, और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो आपके ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपके सभी स्टेटमेंट क्या हैं, ट्रू हैं, और आप इनको सही मान सकते हैं, ठीक है। सो देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी इन द बैंक इज कंसर्न विद द प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, इंटीग्रिटी माने सत्य हो, जैसी इंफॉर्मेशन आपने इनपुट की थी वैसी बनी रहे, और ये आपके लिए अवेलेबल रहे, ठीक है दोस्तों। सो टेक्निकल मेजर्स सच एज इंक्रिप्शन एंड फायरवॉल एज वेल एज नॉन टेक्निकल मेजर्स सच एज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर यूज्ड टू सेफगार्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो व्हाट इज द पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द डिसग्रिंटल एम्प्लॉय इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। डिसग्रिंटल माने होता है असंतुष्ट एम्प्लॉय। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई असंतुष्ट एम्प्लॉय है तो कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में वो आपको कौन सा पोटेंशियल रिस्क दे सकता है। पहला, रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, गलत है। लिमिटेड एक्सेस टू ऑपरेशनल प्रोग्राम, ठीक है। डिफिकल्टी इन डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्ट, और इंप्रूव्ड इफिशिएंसी इन बैंकिंग ऑपरेशन, तो इंप्रूव भी नहीं होगा ऑपरेशन। अब बी और सी बचा। तो देखो, जब भी कोई आपका डिसग्रिंटल्ड एम्प्लॉय यानी असंतुष्ट एम्प्लॉय है कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में, तो अगर वो कोई अनऑथराइज एक्ट कर देगा तो आपके लिए डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, यही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो डिफिकल्टी इन डिटेक्टिंग अनऑथराइज एक्ट, ठीक है, तो इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर आर नेसेसरी फॉर IS सिक्योरिटी इन बैंक। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी जो बैंक में है उसके लिए बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर जरूरी होता है, बिल्कुल सही है। सिस्टम कभी भी फेलियर की तरफ जा सकता है, तो आपके पास बैकअप होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा,
स्टेटमेंट 2, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आईएस सिक्योरिटी इन द बैंक। ठीक है, तो आईएस सिक्योरिटी के लिए डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग भी होनी चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 3, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आईएस सिक्योरिटी इन द बैंक। तो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका कहना है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आईएस सिक्योरिटी इन द बैंक। ठीक, अब ये 3 स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 5 के। पहला कहता है स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा कहता है दोनों सही है बट स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स, तीसरा कहता है कि तीसरा सही है बट स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स, और चौथा कहता है ऑल आर करेक्ट, सभी करेक्ट हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर हम बात करें तो आपका पहला और दूसरा तो बिल्कुल करेक्ट है, जो तीसरा स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है और आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जैसे ही इन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहीं पे आपका मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 रॉन्ग है, पहला और दूसरा आपका क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, नाउ backup and recovery procedure are necessary for IS security in bank to ensure that data can be recovered in the event of data loss। ठीक है, सो अगर आपका डेटा मतलब जब भी लॉस होगा तो डेटा को रिकवरी करने के लिए आपके पास जब तक बैकअप नहीं होगा, रिकवरी प्रोसीजर नहीं होगा, तब तक आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी में आपके लिए ये एक नेसेसरी प्रोसेस होता है। ठीक है, नाउ डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आईएस सिक्योरिटी इन बैंक टू इंश्योर दैट क्रिटिकल ऑपरेशन कैन कंटिन्यू इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर। यानी जो क्रिटिकल ऑपरेशन हैं वो चलते रहें, जब भी आपके पास डिजास्टर आए तो उसके लिए डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग होना जरूरी है। तीसरा कहता है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट फॉर द आईएस सिक्योरिटी इन बैंक टू इंश्योर दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड एप्रोप्रिएटली। आपकी जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं वो प्रोटेक्ट रहें, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूरा सिक्योरिटी से ही रिलेटेड हमारे आज के क्वेश्चंस होंगे और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एटीएम कार्ड स्कीमिंग इज अ टेक्निक यूज बाय द साइबर अटैकर टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एटीएम कार्ड। तो एटीएम स्कीमिंग की बात करें तो जो आपने देखा होगा, एटीएम आप लगाते हैं और एटीएम से वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है। ठीक है, साइबर अटैकर यूज अ स्कीमिंग डिवाइस टू रीड द magnetic strip on the ATM card, obtain the card holders information. The information obtained through skimming is used to make counterfeit ATM। जो भी इंफॉर्मेशन वो चुराता है स्किमिंग के थ्रू से नकली एटीएम कार्ड बनाता है। टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द विक्टिम्स अमाउंट, जिससे कि वो विक्टिम के अकाउंट से पैसा चुरा लेता है। ठीक है, तो अब देखो आपके यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं एटीएम स्किमिंग के रिगार्डिंग और आपके 3 स्टेटमेंट है ना, 3 स्टेटमेंट है ना। तो यहां पे आपको बताना है विक्टिम्स अमाउंट, चलो ठीक है, आपके 3 स्टेटमेंट है। एटीएम कार्ड स्कीमिंग इज अ टेक्निक यूज्ड बाय द साइबर अटैकर टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एटीएम कार्ड। साइबर अटैकर यूज स्कीमिंग डिवाइस टू रीड द magnetic strip on the ATM card, obtain card holders information. The information obtained through skimming is used to make counterfeit ATM कार्ड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द विक्टिम्स अकाउंट। देखो आपके 2 स्टेटमेंट, पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब आप कहोगे सर तीसरे में क्या दिक्कत है। तो स्किमिंग डिवाइस इज यूज्ड टू रीड मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द कार्ड एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन देन यूज्ड टू मेक कॉन्फरफिएट एटीएम कार्ड फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहां पे आप ऐसा कर सकते हो कि आप ऑल आर करेक्ट कर दो, तीनों ही आंसर आपके सही हैं। एक्चुअली मैंने 2 स्टेटमेंट के हिसाब से ऑप्शन बनाया है, तो आप यहां पे क्या लगा सकते हो, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिकुलेटिंग एंड इन्फोर्सिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज इन अ बैंक। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिकुलेटिंग एंड इन्फोर्सिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी इन द बैंक। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए कौन जिम्मेदार है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर और नन ऑफ द अबव। तो अब जब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों, तो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर उसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है।
So a sufficiently senior level official of the rank of GM, DGM, AGM need to be designated as a Chief Information Security Officer. तो आप अपने बैंक में जब भी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं तो उसकी रैंक जनरल मैनेजर, डीजीएम और एजीएम लेवल की हो सकती है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है आर्टिकुलेटिंग और इन्फोर्सिंग द पॉलिसी दैट अ बैंक यूज टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन एसेट्स। ठीक है, सो CISO नीड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द हेड ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन एंड शुड नॉट हैव डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद द CIO। ठीक है, डन है। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर से इसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं होती है, इसकी रिपोर्टिंग रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन को होती है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन का हेड है उसको होती है। ठीक है, डन। अब देखो आपके लिए हमारे 2 नए बैचेस हैं, इन दोनों नए बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑफिसर JAIB फाउंडेशन बैच नवंबर 2025 आपके लिए अवेलेबल है, 1999 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ JAIB MCQ नवंबर बैच, जिसके साथ आपको फाउंडेशन बैच फ्री मिल रहा है, 2499 में आप इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज MCQs को कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? स्टेटमेंट नंबर 1, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया issues guideline and regulations related to electronic transactions in बैंक। बैंक में जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस जारी किए हैं। RBI guidelines on electronic transactions cover areas such as internet banking, mobile banking, card payment, etc. Statement number 3, bank in India are not required to comply with the RBI guidelines on electronic transaction। भारत के बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग आरबीआई की गाइडलाइन मानने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो आपका थर्ड स्टेटमेंट जो शुद्ध गलत है, आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्यों? तीसरा तो इतना ऐसा हो ही नहीं सकता। बैंकों का रेगुलेटर कौन है? रेगुलेटर कौन है? रेगुलेटर कौन है? जो भी गाइडलाइन रेगुलेटर यानी आरबीआई जारी करेगा वो सभी बैंकों को क्या करनी पड़ेगी? ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज, ना कि बैंक, रेगुलेटेड एंटिटीज को क्या करनी पड़ेगी? फॉलो करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? फॉलो करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ तो ए इज द करेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस इन द बैंक। आरबीआई गाइडलाइंस कवर एरिया सच एज इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड पेमेंट। बैंक इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दीज गाइडलाइंस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन। असर्शन का मतलब होता है कथन। गोपाल कृष्णन कमिटी रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट द इंश्योरेंस सेक्टर बी ओपनड अप टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गोपाल कृष्णन कमिटी ने रिकमेंड किया कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया जाना चाहिए। अब इन्होंने रीजन दिया क्यों। द कमिटी बिलीव दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वुड ब्रिंग इन न्यू कैपिटल एंड एक्सपर्टाइज इन द इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोनों बातें अपनी जगह पे सही हैं, दोनों बातें अपनी जगह पे क्या है? सही हैं, है ना। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। देखो जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखो हम बता दें एफडीआई आने का फायदा क्या होता है। पहला तो फंड आएगा। क्या आएगा? फंड आएगा। दूसरा हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी। क्या मिलेगी? टेक्नोलॉजी मिलेगी। दूसरा हमें क्या मिलेगा? बिजनेस एक्सपर्टाइज मिलेगी। क्या मिलेगी? बिजनेस एक्सपर्टाइज मिलेगी। तो अलग अलग चीजों का हमें फायदा होता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है दोस्तों, सो गोपाल कृष्णन कमिटी रिपोर्ट डिड रिकमेंडेड दैट द इंश्योरेंस सेक्टर बी ओपन up for the foreign investment and the reason for this was that the committee believed that foreign investment would bring in new capital and expertise in the sector। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन द ombudsman कैन अवॉर्ड फॉर अ डिस्प्यूट। अगर मान लीजिए किसी बैंक, एग्जाम्पल ले रहे हैं, या कस्टमर के बीच में कोई डिस्प्यूट है। क्या है? कस्टमर के बीच में क्या है? डिस्प्यूट यानी विवाद है, डिस्प्यूट है। और ये किससे रिलेटेड है? सर्विसेज से रिलेटेड, जो भी बैंक के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उससे रिलेटेड जो विवाद है। तो ombudsman कितने तक का अवार्ड घोषित कर सकता है? पहला ऑप्शन है 10 लाख, फिर है 20 लाख, फिर है 25 लाख और फिर है 35 लाख। तो अब आपको बताना है कितने लाख तक का वो क्या कर सकता है? कंपनसेशन जारी कर सकता है। देखो
तो ombudsman 20 लाख रुपए तक का कंपनसेशन अनाउंस कर सकता है, साथ ही में 1 लाख रुपए का कंपनसेशन अनाउंस कर सकता है टाइम वेस्टेज के लिए और मेंटल हैरेसमेंट के लिए। किसके लिए? मेंटल हैरेसमेंट के लिए। ठीक है, सो आपका आंसर होगा नॉर्मल केस में 20 लाख ही है। द बैंकिंग ombudsman इन इंडिया कैन अवॉर्ड मैक्सिमम 20 लाख रुपीज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस एंड द 1 लाख रुपीज फॉर मेंटल एंग्विश एंड लॉस ऑफ टाइम, totaling up 21 lakh under the Reserve Bank of India integrated ombudsman scheme. So the compensation for the issues arising from the deficient यानी कमी banking services and include factors such as lost and expenses incurred. तो इस आधार पे जैसे जो भी डिस्प्यूट होता है वो 20 लाख रुपए तक का कंपनसेशन दे सकता है, साथ ही साथ 1 लाख रुपए किस केस में? टाइम वेस्टेज और मेंटल हैरेसमेंट के केस में प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कहता है? असर्शन द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 हैज नॉट बीन अमेंडेड टू इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इनका कहना है कि जो हमारा बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है 1891 हैज नॉट बीन अमेंडेड टू इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अभी अमेंड नहीं करता है। रीजन? द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, जब हम बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, किसकी? बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, 1891 ओनली अप्लाइज टू द पेपर रिकॉर्ड। इनका कहना है वो सिर्फ पेपर रिकॉर्ड पे ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे आपके लिए नहीं, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये अभी ऑप्शन सही नहीं है। द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 हैज बीन अमेंडेड टू इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है? द अमेंडमेंट वाज मेड 2018 टू इंक्लूड द कंपनीज बुक एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर द एक्ट। तो इनका कहना है कि सिर्फ पेपर ही मानता है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि बोथ आर फॉल्स, बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। डी टिक लगाइए इसमें, क्या लगाइए? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का ये अंतिम प्रश्न है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ, क्या लिखा? इंसिडेंटल अमेंडमेंट्स मेड इन द इंडियन पेनल कोड 1860। तो आपको बताना क्या पर्पस था इंसिडेंटल अमेंडमेंट करने का इंडियन पेनल कोड 1860 में? To provide legal recognition to the electronic record and document, to amend the definition evidence to include electronic record and document, to include the term electronic record along with the word record appearing generally in various sections of the act, the amend the definition of signature to include the electronic signature। अब देखो इनका कहना है कि लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स को, अमेंड किया गया डेफिनेशन में एविडेंस वर्ड को ऐड किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट के लिए, इंक्लूड किया गया टर्म इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इंक्लूड किया गया है जो अमेंडमेंट हुआ है ना, इंडियन पेनल कोड 1860 में। तो आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी। द पर्पस ऑफ इंसिडेंटल अमेंडमेंट मेड इन इंडियन पेनल कोड 1860 is to include the term electronic record along with the word record appearing जनरली इन वेरियस सेक्शन ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपके लिए आज के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इनको आप फॉलो कर लीजिएगा। यदि आप जेएआईबी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिर्फ एक ही कोर्स के साथ, तो वो हमारा जेएआईबी महापैक है। इसके तहत आपके जेएआईबी के चारों कंपलसरी पेपर कवर हो जाते हैं और जितने भी बैच आपके लिए हम लेके आते हैं वो इस महापैक में इंक्लूड होते चले जाएंगे, यानी बार बार आपको बैच को बाय करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है। 1 ईयर महापैक 3999, 2 ईयर महापैक 5999 और 6 मंथ महापैक 2799 रुपए में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो 3 वेरिएंट में आपके लिए महापैक है और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारा ऑफिसर्स जेएआईबी फाउंडेशन बैच, यानी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो आप जेएआईबी फाउंडेशन ऑफिसर्स फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं लीस्ट प्राइस में 1999 में।
साथ ही साथ JAIB AFM बैच की अगर हम बात करें, या JAIB IEIFS की बात करें, JAIB PPB बैच या RBWM बैच, तो ये जो हमारे इंडिविजुअल बैचेस हैं वो भी अवेलेबल हैं फाउंडेशन कोर्सेज के, ना कि MCQ कोर्स के, फाउंडेशन कोर्स के। मात्र 799 में आप, अगर आपका इंडिविजुअल पेपर रह गया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बैंकर्स बुक फॉर JAIB एग्जाम, JAIB बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स भी अवेलेबल हैं, और इन्हें आप 1224 रुपए में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन किताबों का फायदा है कि आपको एक तो कम पेजों में संपूर्ण थ्योरी मिलेगी, हिंट एंड सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, हर एक यूनिट के बाद आपको क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलेंगे, और माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन ऐसे डिजाइन किया गया कि आसानी से आपका रिवीजन हो जाए, तैयार हो जाए चीजें। तो थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू ऑल। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।